वेलकम बैक टू इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की सीरीज। ठीक है, साइंस क्वेश्चन की सीरीज। जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ती रहती हैं, तो उसको हटाने के लिए हम चेक करेंगे, अपना लेवल चेक करेंगे, हम किस लेवल की स्टडी कर चुके हैं। किसी भी बोर्ड के एग्जाम हो, 10th क्लास का क्रैश कोर्स में साइंस की सीरीज आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। साइंस के क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन। मैथ तो आपने पढ़ा होगा, मेरे से मैथ पढ़कर देखा होगा, साइंस पढ़कर देखो। क्वेश्चन में सीरीज देखो। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर? अरे दिख जाएगा भाई। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक वर्ड समझेंगे कि वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सर जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं जी, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पढ़ा है सर? पढ़ तो रखा है, नाम तो सुना है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या होता है। ट्रांसपेरेंट हम समझते हैं जिसके आर पार, ये मीन्स जो आप एयर में खड़े हो, एयर एक मीडियम की तरह बिहेव करता है। पानी में जाओगे तो पानी भी एक मीडियम की तरह बिहेव कर, क्या पानी में देख पाते हो क्या? तो मीडियम कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। एयर में देख पाते हो क्या? तो एयर कैसा है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब सामने पड़ा ना, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ तो मैं देख पा रहा हूँ कैमरे को, इसका मतलब बीच में क्या है? एयर है। एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, कहता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करो। ठीक है, तो सपोज कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाने के लिए कुछ थोड़ा कंसेप्ट पे आता है। ठीक, कंसेप्ट पे आता है। जैसे मान लो, क्योंकि कंसेप्ट को भी समझना मिलता है। ये अपना क्या है, जैसे मिरर क्यों बना रहे हो, रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है ये रहा। ठीक है, एक है अपना इंटरफेस, मान लो इसको इंटरफेस क्यों कहते हैं? इंटरफेस का मतलब है, मान लो आप पानी को देख रहे हो। ठीक है, पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर, उससे ऊपर क्या एयर, उससे नीचे क्या पानी। ठीक है, उसको पार्ट ऑफ इंटरफेस बोल रहे हैं। तो यहाँ से कोई रेज आ रही होगी, आ रही सन से रेज आ रही, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो उससे रेज आती है, तो सही। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। ठीक है, ये जो आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और हमें कहानी पता, क्या पता सर? जो रे आती है, जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन जाती ऐसे है। ठीक है, क्यों? नॉर्मल की तरह बेंड होती है। कैसे पता सर? एक रूल पढ़ा था हमने। किसने पढ़ा था सर जी? ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक है, हमने इसको रूल बना दिया। ठीक है, ये अपनी होगी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्या हो गया अपनी? रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, नॉर्मल से एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे के बनता है। ठीक है, जब कौन सी मीडियम से, जिसका इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। जब कोई लाइट रिफ्रैक्ट लोअर, क्या मतलब लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जो लाइट जाएगी तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड जाने ऐसे चाहिए थी लेकिन नॉर्मल की तरफ भाग कर आ गई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखो n2 इज ग्रेटर देन n1। ठीक है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? मट्टी मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? जैसे हम मतलब ना डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, डेंसिटी दो तरह की, एक अगर मैं लाइट की टर्म में बात करूँ तो ऑप्टिकल डेंसिटी, लाइट को जो रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ना वो डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। लेकिन जो हम डेंसिटी नॉर्मल बात करते हैं, डेंसिटी है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है, जैसे मान लो शहद, हनी, हनी और पानी को फ्लो कराओ तो हनी क्या दोगे? हनी की डेंसिटी ज़्यादा है, गाढ़ापन ज़्यादा। ठीक है, इसी तरीके से लाइट को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, तो उसको जो डेंसिटी, जो उसको रुकावट महसूस होती है, उसी को हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टर्म से? स्नेल्स लॉ अकॉर्डिंग। लाइट कहाँ से जा रही है? मान लो ये क्या है, ये अपना एयर एज ए मीडियम है, एयर एज अ मीडियम। ये मान लो वाटर, इसको मान लो वाटर, एंड का वाटर एज अ मीडियम। ठीक है, तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करी? लाइट ट्रैवल की एयर टू वाटर। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, तो जी कैसे? तो जहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है, कहाँ जा रही है? वाटर तक, लिख लो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मैं स्पीड के टर्म में बात करूँगा, तो मैं स्पीड के टर्म में बात करूँगा क्या कहूँगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इधर लिख दो ना, ताकि आपको प्रॉपर नजर आ जाए।
ठीक है, आगे प्रॉपर है ना। यहाँ देखो लाइट आ कहाँ से रही है सर, एयर से आ रही है, जानी कहाँ है सर, वाटर पे जानी है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर, लाइट आ कहाँ से रही थी, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट की स्पीड एयर में बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कौन सा मीडियम है, वाटर एज अ मीडियम है, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन होती है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का लिखना है कि वाटर का लेना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली एयर का 1 होता है, फिर भी हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो थोड़ा रिवर्स कर दो, जब एयर से वाटर जा रही थी लाइट की टर्म में बात करोगे तो एयर से वाटर ही लिखना है, एयर से मीडियम लिखना है। जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बात करूँगा तो लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, बिकॉज ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। फॉर्मूला बनाना कैसे, को कुछ कंफ्यूजन को हटाओ, कंफ्यूजन हटाओ, कैसे हटाओगे सर, लाइट जहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, कहाँ जा रही है, वाटर, एयर से वाटर की तरफ लाइट जा रही है, तो इसका मतलब स्पीड की टर्म में बात करूँ जैसे लाइट आ रही है वैसे एयर का लिखेंगे फिर मीडियम, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में बात करोगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ ऐसे कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है और टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखते हैं और थोड़ा व्हाट इज इट्स यूनिट। अब चेक करें यूनिट की बात करें सर जी, दोनों देखो ध्यान से देखो, यूनिट मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट होती है क्या, चेक करते हैं सर। फार्मूला ये रहा, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, दोनों क्या होती है कैंसिल आउट, क्या इसकी कोई यूनिट होगी क्या, नहीं सर इसकी कोई यूनिट नहीं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। तो मैं ईच एंड एवरी कंसेप्ट कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है मान लो एयर और वाटर है, सच में आपसे बोलूँ कहाँ पे आप आसानी से चल पाओगे, तो सर मैं एयर में आसानी से ट्रैवल कर पाऊंगा, क्या वाटर में ट्रैवल कर पाओगे, सर नहीं, आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब लाइट को भी जो वाटर में ट्रैवल करने के लिए इसको ज़्यादा डेंस होती है वाटर, ठीक है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू एयर, वाटर हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स compared to air, मैं वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमें पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33, ग्लास का कितना होता है 1.5, ठीक है, एयर का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमें वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी जो लाइट की स्पीड की वेरिएशन को शो करता है, ठीक है। Air की speed, it is the ratio of the light of the speed of the light in air to the speed of the light in a medium. It has no units because both are speed cancel हो जाते हैं, ठीक है। और वाटर और एयर की कंपेयर करो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ईच एवरी कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, लाइन को पढ़ना है और क्वेश्चंस को करते करते हम कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो आपको टाइम है अपने आप को चेक करने का, क्या हम सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं रेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्या बात है सर जी, अगला क्वेश्चन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सर। देखो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन।
कह रहा हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट, कह रहा 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। सर जी कभी बिजली का बिल निकाले हो क्या, कितना घर में बिल आता है, नहीं निकाला सर। अरे किलोवाट आवर वही यूनिट होती है, ठीक है। कहते 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो घरों में जो आपका बिजली का बिल आता है ना, कहते हैं 4 यूनिट चल गए, मतलब 4 किलोवाट आवर चल गए, 4 किलोवाट एनर्जी की कंजम्पशन हो चुकी है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हम पहले पूछ रहे हैं 1 किलोवाट आवर की यूनिट क्या होगी ना, हाउ मेनी जूल्स, कितने जूल्स होते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है सर। 1 किलोवाट आवर की बात लिख लो ऐसे 1 किलोवाट आवर, ठीक है। किलो का मतलब जनरली पता क्या, किलोग्राम, किलोग्राम मतलब किलोग्राम मतलब 1 ग्राम में, एक किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 की बात करता, ठीक है। तो मैंने किलो के लिए लिया 1000। वाट, वाट क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। तो पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सर कैलकुलेशन बता रहे हो, फॉर्मूला बता रहे हो। अरे सर जी 1 सेकंड में कितना काम करोगे, मान लो आपको दीवार हिट करनी है, दीवार को तोड़नी है, ठीक है। तो मैं कहूँगा आपके पास जितनी एनर्जी होगी, एनर्जी टाइम, उस कितने देर में आप उस एनर्जी का यूज कर पा रहे हो, ठीक है। वही तो आपके पास पावर है ना। तो पावर क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की क्या, सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास पावर की यूनिट क्या आ गई, जूल पर सेकेंड, पावर की यूनिट क्या आ गई, जूल पर सेकेंड, ठीक है। इनटू आर, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, यहाँ पे सेकंड लिखा, सारे हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सर हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वाह भी वाह। सोल्व कर लो इसको, सेकंड आ गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 6 6 36, 1 2 3 4 5, 36 × 10⁵ जूल, इतनी एनर्जी आ गई सर जी, ठीक है। तो जूल्स की मैं पूछ रहा था, और भी कर सकते हो इसको। अब देखो एक दिक्कत आती है, आप पॉइंट उठा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, पॉइंट लगाना, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, इस 10 से इसकी डिवीजन कर दो 3.6, यहाँ पावर हम जब भी मल्टीप्लाई करते पावर क्या होती है, ऐड होती है, 10 की पावर 6 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स, 10 की पावर 6 जूल्स है, 3.6, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन्स है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम हर टॉपिक को टच करेंगे, कैसे, कहाँ से कैसे मिलता है, ठीक है। तो बस ध्यान ना, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वहाँ पे यूनिट चेक करना है, यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। तो उसको देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलता है, बहुत आसानी से नंबर भी आता है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, फॉलो रहता है आपसे। नोट कर लिया आपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अरे सभी दिख जाएगा, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड, अरे सर कोई बात नहीं, तो हमें पता है ना, करंट मूव करता है, 2 इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी देता है। कैसे पता चला सर जी, हमने वहाँ पे क्या लाया था, अरे सर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा ना, हाँ बिल्कुल, आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के पोल्स को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे कुछ फिगर बना रखी है, एक फिगर दे रही है, फिगर बनाओ, क्या दे, कैसे दे रही फिगर बना पा रहे हो, क्या दे रखा है सर जी, यहाँ से ऐसे लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पर लाइंस एंटर कर रही हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे निकल के ऐसे आ रही है, यहाँ से एक लाइन ऐसे निकल के ऐसे आ रही है, ऐसे कुछ रहता है। याद करो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, हमें बोला गया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं, कब, आउटसाइड द मैग्नेट। तो देखो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से निकलेंगे, साउथ पोल में, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या आएगा, साउथ पोल भी एंटर कर रही हैं, ठीक है। मैं बात करूँ इनसाइड द मैग्नेट, ध्यान रखना, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, बेसिक कंसेप्ट, आउटसाइड द मैग्नेट लाइंस, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के इनसाइड की बात करते हैं तो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। जब नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं तो आउटसाइड, आउटसाइड मैग्नेट में बात करते हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर होती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, तो इसको नोट करो। हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट। हर क्वेश्चन को करने का टेक्निक देखो मेरा, कैसे मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। तो अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अरे सर देख लो, बॉटम में देखो सर, बॉटम में दिख रहा? अच्छा दिख रहा सर। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। एक बल्ब लगा रखा है, सर फोटो बना ले क्या, बना लो सर, ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बल्ब दिखता है, ठीक है। ये बल्ब सर्किट में लगा होगा ना, ठीक है, घरों में लगता है। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस देते हो आप, ठीक है। तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है? करेक्ट, 1 एम्पीयर करंट इलेक्ट्रिक बल्ब से पास कर रहा है, जो फिलामेंट है, फिलामेंट का लोड ही तो है, ठीक है। 1 एम्पीयर करंट पास कर रहा है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कहते हैं मान लो इस क्रॉस सेक्शन से, मान लो बल्ब लगा हुआ है ना, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, जो यहाँ क्रॉस सेक्शन हुआ, मान लो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का मतलब ये मार्कर है, ठीक है। मैं कहूँगा क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, कैसे करो? इस सामने दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से ये मान लो एक करंट की वायर थी, तो इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या कहलाती है? करंट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हुआ, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन, मान लो ऐसे मतलब ऐसा समझो, ठीक है। सपोज कर लो रूम से बाहर जाना है, ठीक, तो रूम का गेट जो आपके लिए क्रॉस सेक्शन हो गया, तो उसमें से कितने आदमी पास हो गए, ठीक है। जितने ज़्यादा आदमी 1 सेकंड में पास करके वही करंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ऐसे होता है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करके वही करंट तो मूव कर रहा है ना, तो हमें पता है करंट क्या होता है भाई, चार्ज पर यूनिट टाइम। रेफरेंस से पढ़ाया था ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये भी पता था जी। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी इस मान लो ये अपना इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती है, वायर होती है, एक वायर में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो बहुत सारे होते हैं, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? Ne पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो करंट अपने दे रखा 1 एम्पियर इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू N3, ठीक है। अब लोग n निकालना है, तो 1 इनटू टाइम निकालना है, टाइम कितना लगेगा? देखो क्वेश्चन, तो 16 सेकंड दे रखा है, 16 सेकंड में कितना पास करेगा? तो 1 × 16 अपॉन n की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से आपको n की वैल्यूज आ जाएगी, चेक करो कितनी है n की वैल्यूज, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो। सॉल्व करो और n की वैल्यू कैलकुलेट करो। नहीं सर, अरे सर जी बहुत सिंपल, देखो सही, ये पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 10 बनता है, 16 से 16 कैंसिल, ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा प्लस का, तो 10⁻20 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका मतलब आपने बल्ब जलाया, बल्ब में 1 एम्पीयर करंट फ्लो किया, तो हम कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए? 10⁻20, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत जब प्रियोरिटी में पढ़ते हैं, एक एवोगैड्रो नंबर कितना 10⁻23 तक आता है, इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। इसका छोटे से वायर में बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो तभी मूव करेंगे, ठीक है। नोट कर लो, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है सर, समझते जाओ हर एक कंसेप्ट, कैसे अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो आप थिंक आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट कर पाए तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है सर, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे हम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो देख लो सर, बॉटम में दिख रहा था, बॉटम, हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है? when two ends of a metallic wire are connected across the terminal of the cell, ठीक है। कहते हैं मेटालिक वायर, मेटालिक मतलब तार ले लो सर, तार की बात करो, मेटालिक बोलते हो, तार, ठीक है। दोनों एंड्स मेटालिक वायर को एक
टर्मिनल से सेल, सेल मतलब बैटरी, ठीक है। तो सर फिर लो भाई, दोनों एंड जोड़ दिए मैंने बैटरी से, ये लो सर बैटरी से जोड़ दिया ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, when two ends of a metallic wire are connected across the terminal of a cell then some potential difference set up। तो आपने ये कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। दोनों डायग्राम पढ़े ना, ठीक है। तो मान लिया हमने क्या मान लिया, अज्यूम 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। between in which direction electrons are flowing through the conductor। तो कंडक्टर के थ्रू किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है, अब इस क्वेश्चन समझते कैसे, देखो पानी कैसे फ्लो करता है, सोचिए ऊंचाई से लेकर लोअर, हाईयर टू लोअर फ्लो करता है, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन्स का भी काम है, हाईयर पोटेंशियल टू यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव, हम मानते हैं हाईयर पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम हाईयर पोटेंशियल टू, electrons will flow from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, ठीक है। ये सर थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए, अपने को जज करो कि मेरे उस लेवल की तैयारी है भी या नहीं, चेक करो हर क्वेश्चन से। क्वेश्चन होता बड़ा लेकिन कंसेप्ट को समझा होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके पानी की तरह चलेंगे सर क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, चेक करो क्या बोल, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रेडिएशन इट्स पाथ 5, ठीक है। कहता है रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर अपने पास से वापस आती है, ऐसा क्यों सर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किस में था सर, आपको बोल रहा था कौन से मिरर है, कौन से मिरर है जी, स्फेरिकल मिरर है। इसका मतलब हमें दो टाइप के स्फेरिकल मिरर पढ़े, कौन कौन से सर जी, पढ़ा था कनकेव मिरर, फिर बहुत कंफ्यूजन होती है कनकेव मिरर कैसे पता करें, लो सर कंफ्यूजन दूर करता है, ठीक है। तो होता है कॉन्वेक्स मिरर, कंफ्यूजन होता है सर, तो दूर करते हैं हम कंफ्यूजन, ठीक है। कंफ्यूजन कैसे दूर करो सर, लो यहाँ पे मार्केट स्फेरिकल मिरर उठा लाए ना, लो उठाना, मान लो इस स्फेरिकल का तुमको सेंटर होना चाहिए, सेंटर में तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर सर जी, कर्व पार्ट है ना, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे, ठीक है। अब देखो सेंटर में बैठ रहे, उठ के बैठे, और सर जी हम कैसे बैठ जाए, अरे मान लो बैठ गए आप, बैठ गए, उसके बाद चलना स्टार्ट करो, चल गए, चलते पहला पार्ट आपको रिफ्लेक्टिंग पार्ट बनना चाहिए, पहला पार्ट क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग। अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट मिलता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव, इसको पार्ट को शेड कर दो, पेंट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब्जी तेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बैठ गए, चलना स्टार्ट करो, पहला पार्ट रिफ्लेक्टिंग नहीं चाहिए, पहला पार्ट शेडिंग चाहिए, तो सेकंड पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो गया इसका, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। तो दो स्फेरिकल समझ में आ गया। अभी हम बात पे आते हैं ना, अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई लाइट किसी स्फेरिकल मिरर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, लो भाई बना लेते हैं, हम बना लेते हैं ऐसे नहीं, कॉन्वेक्स बना लेते हैं, थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा, कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से इनफाइनाइट रेज आती है ना, ऐसे जाती है, ठीक है। अब हमने रूल पढ़ा था सर, रूल पढ़ा था क्या, कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो उसी डायरेक्शन में वापस आएगी, लेकिन सर कारण नहीं बताया था क्या, अरे सर बताए थे कारण क्या होता, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा था कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो मिरर पे क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, नॉर्मल बनाती है, ठीक है। तो मैंने कहा था कितने एंगल पे आ रही है, जैसे मान लो हमने प्लेन मिरर पढ़ा था ना, प्लेन मिरर पढ़ा था कि कोई भी लाइट किसी भी एंगल में पड़ती है
वो नॉर्मल से कितना आती है, एंगल बनाती है, आई एंगल बनाती है, ठीक है। और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल बना के वापस चल जाती है, ठीक है। तो वही रूल, अब नॉर्मल भी यही लाइन, ये भी यही नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल भी यही पड़ रही है और लाइट भी ऐसी पड़ रही है, दोनों के बीच में एंगल कैसा, मान लो यही लाइन नॉर्मल है और यही लाइन नॉर्मल है, ठीक है, और ऐसी ही लाइन पड़ रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। सर आफ्टर रिफ्लेक्शन समझिए, अगर 0 डिग्री पे इंसिडेंट करेगी तो 0 डिग्री पे ही तो रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि एंगल किससे बनता है, नॉर्मल से बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इस डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, मैंने प्लेन मेथड से बता दिया। और समझो इसको, और समझो, बॉल जानते हैं, बॉल से रिलेट कर सकते हैं। अगर बॉल को सीधा दीवार पे हिट करोगे बिल्कुल सेम टू सेम, क्या आपके पास आएगी, बिल्कुल आएगी सर। इसका मतलब 90 डिग्री बन रहा था उसी डायरेक्शन वापस आ गई। अगर थोड़ा एंगल पे हिट करोगे सर उस तरह चल जाएगी, करके दिखाना सर, हम झूठ नहीं बोलते, करके दिखाना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। तो अपनी यही नॉर्मल लाइन है, डॉटेड बना दो सर, डॉटेड भी नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। तो एंगल आई इक्वल टू 0 according to laws of reflection, angle r 0 degree, that's why it traces its path, ठीक है। तो वापस उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, बिल्कुल थोड़ा सा चलिए। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर, क्या बोल रहा था, A thin converging lens forms a real magnified, सर लेंस की बात कर रहे हो आप तो, हाँ जी सर लेंस की बात कर रहे हैं, लो बना लो सर लेंस, ये बना लिया सर, लेंस बना लिया हमने तो, ठीक है। कन्वर्जिंग बोल रखा ना, तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कहानी क्या होती है, अब इसमें दो चीज़ होती है सर, ठीक है। एक तो बोल रहा है कि हमें रियल इमेज बनानी है, सबसे पहले रियल मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। तो आप बता सकते हो रियल और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है, रियल और देखो इसका सेंटर मान लो, ठीक है, इसका फोकस लेंथ फोकल f1 और 2 टाइम्स c1, ठीक है, ऐसे तरीके से f2 और सेंटर का वैल्यू c2, ठीक है। इसको 2f1 में डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है सेंटर कर्वेचर पे इमेज रखोगे तो सेम साइज बनती है, जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेंटर कर्वेचर से आगे लेके चलोगे तो इमेज सेंटर कर्वेचर से बियॉन्ड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है सर, इसी केस में रियली बनती है। वहाँ से सेंटर कर्वेचर के थोड़ा आगे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, लाइन गई, रूल ध्यान रखो, जब भी लेंस से पास करेगी तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है, पहला रूल। दूसरा थोड़ा और थिन बना दो, हमारे कॉपी में दिखा थिन कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए, ठीक है, थिन बनाते हैं, थिन बनाते हैं, पतला सा आंसर लेंस, ठीक है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या सर, दूसरा रूल कहता है, क्या कहता है, कोई भी लाइन यहाँ से पास सीधी चली जाएगी सर, जान दो भाई, सीधा 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 जान दो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो बनाते हैं, तो कॉपी पेंसिल से सुनाओ तो नाम पढ़ेगा मैंने, देखो यहाँ पर दो लाइन एक्चुअली मेट किए ना तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है बोलना, नाम लो ए बी, इट इज एन ऑब्जेक्ट, आपने पेन रख दिया था यहाँ पर, पेन की इमेज छोटा सा पेन, मिरर पेन, ठीक है। और रियल में पर्दे पे इमेज बन रही है ना, पर्दे पे इमेज बन रही है, ठीक है। ये अपना ए डैश बी डैश, ये अपना इमेज हो गया, नाम दे दो, ठीक है। यहाँ से रीज आ गया, ये अपना कन्वर्जिंग लेंस है, थिन कन्वर्जिंग, अपने से थिन लेंस डाल दी, थिन कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। देख पा रहे छोटी ऑब्जेक्ट है उसकी बड़ी इमेज बन गई, अगर पेन रख दोगे पेन और बड़ा बन जाएगा मेरा पेन, ठीक है। मैग्नीफाइड इज एक्चुअली इमेज की कैसी इमेज बनी, रियल इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज बनी, सेकंड पार्ट मैग्नीफाइड बना, बड़ी इमेज बनी, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज, और कैसी थर्ड
इन्वर्टेड बनी, ठीक है, रियल मैग्नीफाइड इन्वर्टेड, और कैसे बनेगी, बस बस बस, ठीक है। और कहाँ कहाँ लाइज करें, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट, और कहाँ पर ऑब्जर्व नहीं हो, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहली बात, पहला पार्ट बोल रहा था रियल मैग्नीफाइड इमेज था। अब इसका दूसरा पार्ट बोल रहा है कि वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाना है किसी ऑब्जेक्ट की, तो बनाओ, इसको नोट कर लिया, ये रियल इमेज के लिए, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट वर्चुअल बनाना है, वर्चुअल बनाना है, याद करो वर्चुअल कब बनती है, वर्चुअल कब बनती है, तो जी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो फोकस और पोल के बीच में, सर पोल तो यहाँ होता नहीं, सेंटर होता है ना, मिरर में बोलता है, लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। सर बनाते हैं थिन कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड फोकल लेंथ, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, बोलते हैं यहाँ से रेज जाएंगी, कहाँ से पास करनी चाहिए, फोकस से, और ये सर डायग्राम थोड़ा सही बनाते हो, बन जाएगा, धीरे बन जाएगा, और लो से बन गया, फोकस से पास करें ना, फोकस से पास कराते हैं, और दूसरा सर सेंटर पोल से पास करनी चाहिए, पोल से, ओ हो, ठीक है, पोल से पास करनी चाहिए, अरे सेंटर रोड नहीं करना, यहाँ पे एग्जैक्ट बनाना चाहिए ना, ये ना, वेट थोड़ा सा दो, थोड़ा सा, यहाँ हमने फोकल लेंथ रख दी f2, तो यहाँ से पास कर गए, और यहाँ पे, ठीक है। तो देख पा रहे हो दोनों लेंस मीटिंग दूर जा रही है, दूर से ना, एक दूसरे दूर जा रहे हैं, मीट कहाँ करेंगे, पीछे, पीछे मीट करा सर, ये रहा सर, कहीं कहीं मीट करेंगे, ठीक है, मीट करा है सर, वर्चुअल इमेज बन गई, ठीक है। बैक साइड बन रही है, बैक साइड बन रही सर, बिल्कुल बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल मैग्नीफाइड और इरेक्ट बन रही है, लिख लो इसके बारे में, सर अच्छी चीज नहीं लिखे क्या, लिख लिया क्या, लिख लो इसके बारे में, थोड़ा यहाँ बनाना सेंटर पर लेते, ठीक है, थोड़ा सा आगे रखो तो फोकल लेते, प्रॉपर रेड डायग्राम्स बनाओ ना, प्रॉपरली फिगर बनाते हैं, जो हम पेंसिल्स के ऊपर पेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर भी हमें पता हमें ऐसे ऐसे बनेगी, ठीक है, मैंने, ठीक है, यहाँ पे नाम देता है उसको ए बी, यहाँ पे ए डैश, बी डैश, ये इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल इमेज कैसे बन रही है, कैसे करते हैं, अजय रेज एक्चुअली एलिमिनेट नहीं की, उनको पीछे हमें लगा, यहाँ पे बैठ हमें लगा तो वहाँ से रेज कहीं ना कहीं आ रही होंगी, ठीक है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज कैसे बन रही है, ऑब्जेक्ट कितना था, इमेज तो बड़ी बनी, मैग्नीफाइड, वर्चुअल मैग्नीफाइड, ठीक है, और क्या बनी सर जी, इरेक्ट बनी, इरेक्ट, इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, तो वर्चुअल मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज। तो देखो हमने यहाँ पे लेंस के टाइप्स का हम डिस्कस कर लिया, स्फेरिकल मिरर को डिस्कस किया, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको हर कंसेप्ट को सीखने का मौका मिल रहा है, तो अपन पहले अपने आप इसको नहीं आता तो देखो वीडियो पर, ठीक, तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका तो एक पार्ट और, हाउ विल बी द फॉलोइंग बी अफेक्टेड ऑन कटिंग थिन लेंस इनटू टू हाफ्स अलोंग द मिडल,
आपका थिन लेंस को ना नोट कर लिया उसको, नोट कर लिया, ठीक है। नहीं नोट करना वीडियो को पॉज करो फिर नोट कर, ठीक है, जैसा कहता है वैसा करना, ठीक है सर। अब उसका अगला पार्ट में क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है सर, आपने लेंस बनाया, ठीक है सर, मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अलॉन्ग मैंने इस लेंस को आधा कर दिया, इस लेंस को आधा करके अब बताओ मुझे क्या इसके फोकल लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसके फोकल लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा क्या सर? जो फोकल लेंथ से तो कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा, क्यों? अरे सर यहाँ से रेज जाएगी तो फोकल लेंथ से पास करेगी, आपके लेंस आधा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता फोकल लेंथ, ठीक है। तो क्या बोलोगे, नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ, नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ। सेकंड पार्ट बात करते हैं सर जी, तो क्या ब्राइटनेस से फर्क पड़ेगी, इंटेंसिटी, हाँ सर जी इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा, क्यों? अब पहले मान लो कि आपका 100 रेज जाती थी, 50 ऊपर से 50 नीचे से, ठीक है, 50 ऊपर, लेकिन अब 50 जो नीचे से रेज जाती थी वो तो नहीं मिलेंगी, 50 रेज जाएंगी, इसका मतलब इमेज बनेगी तो सही लेकिन ब्राइटर नहीं बनेगी, ठीक है, लेस ब्राइटर, लेस ब्राइटेस्ट इमेज इज फॉर्म, लेस ब्राइटेस्ट इमेज इज फॉर्म, ब्राइटेस्ट इमेज इज फॉर्म, ठीक है, कम ब्राइटनेस होगी इमेज की, इस तरह रहेगी, ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ इमेजेस 1/4 रहेगी, इमेज की इंटेंसिटी 1/4 रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेजेस 1/4, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज 1/4, ठीक है, ऐसे इज 1/4, इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो 1/4 रहेगी, ठीक है। देख पा रहे हो, हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट लग रहा है और उस हर कंसेप्ट को समझाने की मैं बिल्कुल प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको क्या मेरे साथ बने रहना है और बहुत ही बढ़िया होगा एग्जाम आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा और भी आता है कि इमेज बनेगी, बिल्कुल इमेज बनेगी सर, इमेज तो बनेगी ही, क्योंकि इस पार्ट से तो लाइट पास करेगी ना, उस पार्ट से प्रॉपर इमेज बनेगी, लेकिन चमक कम होगी, ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है। तो आई होप कुछ क्वेश्चन से आप लोगों से मैंने डिस्कस किया और उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। कैसा लगा आपका वीडियो, ठीक है, अगर बहुत अच्छा लगा और आपको समझ में आ रहा है, इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।